नई यूनिट का नाम लिखना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये वाला यूनिट जो है ये बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 सिंपल यूनिट है और इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि पिछले यूनिट में आपने क्या पढ़ा था? डिमांड, राइट। पिछले यूनिट में आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका? मनी की डिमांड का। तो इस यूनिट में जो है हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मनी की सप्लाई का। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बातें लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना, इन रियल वर्ल्ड कॉमा मनी कैन बी डिफाइंड फॉर पॉलिसी पर्पसेस। Money can be defined for policy purposes as a set of liquid financial assets, comma the variation in stock of which could impact aggregate economic activity, और सेकेंड डाल के ये भी लिख लो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी requires that supply of money at any time should be maintained at optimum level. तो इसमें कुछ बातों को आप हाईलाइट कर लो। पहले वाले में कर लो सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, और अंडरलाइन कर लो लास्ट के शब्द इम्पैक्ट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरे वाले में अंडरलाइन कर लो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। बस ठीक है। तो बेसिकली अभी दो बातें आपने लिखी इंट्रोडक्शन में, छोटी छोटी सी दो लाइनें लिखी हैं। तो इन दो लाइनों का पहले मतलब आपको समझा देते हैं कि दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली मतलब आखिर मनी जो है, जो आप मनी वैसे सोचते हो, मनी बेसिकली क्या है। अगर हम रियलिटी में आपको बताएं कि मनी जो है वो क्या है, तो मनी को कहा गया है कि मनी एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी देश में, हम तो इंडिया की बात कर लेते हैं, किसी भी देश में जो मनी है उसका स्टॉक, मनी का जो स्टॉक है, मतलब जो मनी का मतलब आप कह लो जो सप्लाई है, कुछ भी समझ लो, अगर मनी का स्टॉक बढ़ेगा देश में तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं देश के अंदर वो प्रभावित होंगी, वो अफेक्ट होंगी, ये बात समझनी है। और अगर मनी का स्टॉक कम होगा तो भी देश में होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होंगी। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो और इस बात को बताओ कि क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर मनी जो है वो देश में बढ़ेगा तो भी जितनी आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी, इन्वेस्टमेंट भी, मतलब हर चीज़ प्रभावित होगी अगर देश में पैसा बढ़ेगा या घटेगा, दोनों से। तो ओके हो गई बात। तो पहले पॉइंट में तो यही दे रखा है कि भाई ये मतलब है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि अगर सरकार चाहती है या मतलब अगर देश चाहता है या इकोनॉमी चाहती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो, तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर बनी रहे उसके लिए हमारे मनी की सप्लाई भी कैसे लेवल पर होनी चाहिए? ऑप्टिमल लेवल पर होनी चाहिए। तो शायद आपने 12th में इसीलिए थोड़ा पढ़ा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तब भी मनी सप्लाई को मतलब बड़ा कम कर दिया जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो जाता है देश में तो मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात करते हैं। तो आरबीआई आखिर क्यों करता है ये सब? ताकि देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो मनी जो होता है एक्चुअल में किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक गतिविधियों को प्रभावित करने का टूल है, ऐसे समझना है आपको मनी को। तो अब आपको मनी को इस चैप्टर में ऐसे मत समझना मनी अच्छा पैसे आ गए भाई हम तो आईफोन खरीदेंगे, नहीं। अब आपको सप्लाई एंगल देखना है, अब आपको इकोनॉमिक एंगल देखना है। तो मनी जो होगा वो किसी भी इकोनॉमी की गतिविधियों को प्रभावित करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, उसके बाद इसी में थर्ड एरो में लिखते हैं M1। तो अभी ऐसे ही लिखना M1, दैट इज नैरो मनी मीन्स करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। इसमें आप डिमांड डिपॉजिट्स को अंडरलाइन कर लेना और छोटा सा एरो बना के लिख लेना कि यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है इस कंटेक्स्ट में करंट अकाउंट कॉमा सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, तो ये मेंशन कर लेना कि यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स का इस कंटेक्स्ट में मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो ये भी एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, क्योंकि हम मनी सप्लाई के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मनी सप्लाई के बारे में। तो मनी की सप्लाई के बारे में मतलब इसको अभी आगे भी बताएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में दिया है M1 जो है ये मनी को मेजर करने का या मनी के स्टॉक को मेजर करने का सबसे पुराना एक टूल है, जिसको पुराने ज़माने में आज भी नैरो मनी कहते थे।
नैरो मनी का मतलब है कि इसमें हम किन चीज़ों को जोड़ते हैं। इसमें हम जोड़ते हैं जो करेंसी विद पब्लिक है, मतलब जैसे मान लो आपकी जेब में अभी कितनी करेंसी है, आपकी जेब में कितने कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैं, है ना, और कुछ पैसा लेकिन आपने कहाँ जमा कर रखा है, कुछ आपकी जेब में तो नहीं होगा, कुछ पैसा आपने कहाँ जमा कर रखा होगा, बैंक्स में, है ना, कुछ पैसा आपने कहाँ जमा कर रखा है, बैंक्स के अंदर, और बैंक्स में भी किस रूप में जमा कर रखा है, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में। तो कुछ पैसा आपकी जेब में है, कुछ पैसा आपने बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स की तरह जमा कर रखा है। तो इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए कि आपके पास करेंसी कितनी है और आपका पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स में कितना है, उसको बोलते हैं नैरो मनी। उसको क्या बोलते हैं, नैरो मनी, और इसका सिंबल होता है M1, ये मतलब नैरो मनी। तो समझ आया नैरो मनी। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट एरो M2, M2 ये भी एक मेजर है मनी का। M2 इज M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो इसमें आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक को अंडरलाइन कर लेना चाहें। M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो इस कंटेक्स्ट में M1 तो आप समझ ही गए, M1 क्या था, करेंसी और जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं। अब उसके साथ कुछ लोग डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि सेविंग्स डिपॉजिट डाकघर में भी करवाते थे। तो ये पुराने ज़माने के मेजर्स हैं। तो अब तो खैर हालांकि प्रैक्टिकली बहुत कम ही लोग बचे होंगे ऐसे जो शायद डाकघर में पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते होंगे, लेकिन पुराने ज़माने में कुछ लोग डाकघर में भी सेविंग्स डिपॉजिट करवाते थे। तो जो भी डाकघर में सेविंग्स डिपॉजिट करवाते थे उन पैसों को भी अगर हम इकट्ठा कर लें तो फिर कंबाइनली इसको क्या बोल देंगे, M2। तो ये M2 हो गया। तो बट समझ आ गया M2 क्या है। तो M1 प्लस जो लोगों ने सेविंग्स डिपॉजिट कहाँ करवा रखा है, डाकघर में, डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस, तो ये बन गया M2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एरो है M3। ये भी एक इंट्रोडक्शन के अंदर एक और मेजर है मनी का, M3 दैट इज ब्रॉड मनी। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ब्रॉड मनी। M3 दैट इज ब्रॉड मनी। तो इट इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है M3 का मतलब है कि M1 तो आपको पता ही चल गया। M1 का मतलब क्या था कि आपने जो करेंसी अपने पास रख रखी है और आपने जो कुछ पैसा बैंक में जमा कर रखा है, या तो करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में। तो M1 तो ये था, ठीक है। तो पहले M1 याद आ गया, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। लेकिन कुछ लोग पैसा अपने सेविंग्स और करंट के अलावा भी कहीं जमा कराते हैं। हाँ, वो बैंक में FD में भी पैसे जमा करते हैं, FD फिक्स डिपॉजिट। हाँ, तो जो फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा जमा करते हो तो उसको कह देते हैं मतलब टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। तो अगर मैं उनको भी कंसीडर कर लेता हूँ, उस पैसे को भी कंसीडर कर लेता हूँ जो आपने बैंक में FD में करवा रखे हैं पैसे जमा, तो M1 के साथ साथ FD के पैसे को भी अगर जोड़ दूंगा तो ब्रॉड मनी हो जाएगा। ब्रॉड मनी मतलब मेरा दायरा थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं M3, ठीक है। तो पहले M1 M2 M3 समझ आ गई कि क्या है, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। चलो इसके बाद नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो में लिखना मनी सप्लाई, मतलब इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक को पहले आप हाईलाइट कर लेना, हेल्ड बाय पब्लिक। मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई मनी का टोटल जो स्टॉक है, यानी स्टॉक ऑफ मनी, कि मनी का जो टोटल स्टॉक है वो पब्लिक के पास कितना है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि भाई किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर मनी का स्टॉक कितना है। तो बताओ, है आपको अंदाजा कि मनी का स्टॉक कितना है? मतलब अगर मैं M3 की बात करूं, चलो ब्रॉड मनी की बात करूं, तो M3 का अंदाजा है आपको, लिखो बादल में 31 मार्च 2022। यानी कि अगर हम अपने देश की बात करें, है ना, हमें तो बाकी देश से तो मतलब नहीं है फिलहाल इतना, लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो 31 मार्च 2022 के आसपास, मतलब 31 मार्च 2022 वाले दिन, सॉरी, M3 यानी ब्रॉड मनी कितने रुपए है या था हमारे देश का? RBI को पता है, तो RBI की वेबसाइट पे दे रखा है, तो हमने वहाँ से चोरी कर लिया आपके लिए, तो लिख लेते हैं रुपी 20,49,000, ओह बल्कि सॉरी 20 लाख नहीं, 2,04,93,729 करोड़। तो 2 करोड़ करोड़ के आसपास मतलब रुपए, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ करोड़, तो 2,04,93,729 करोड़ M3, ठीक है। चलो
तो खैर अब ये तो एक डेटा पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल। अब सर अगर मान लो ऑप्शन में 730 आ गया तो क्या करेंगे, तो देखा नहीं होता एक आइडिया देने के लिए। लेकिन मनी सप्लाई का मतलब ये है कि मनी का स्टॉक कितना है, मतलब हेल्ड बाय पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि भाई 31 मार्च 2022 को इतना था, अब हो सकता है अगले दिन कम हो गया, या आज अगर बात करें क्या पता ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक ऐसी फिगर है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो पब्लिक है। तो आप जो पब्लिक आपने लिखा है, मतलब उसको हाईलाइट बनाया है, तो वो आप अब नीचे लिखो कि पब्लिक का क्या मतलब, हेल्ड बाय पब्लिक का क्या मतलब है, जो हम पब्लिक कह रहे हैं। तो बताओ, आप बताओ पब्लिक का क्या मतलब है। नहीं, पब्लिक का पूछ रहा हूँ क्या मतलब है। तो ये आपको कैसे पता, 12th का याद है आपको, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि पब्लिक वर्ड सुन के वैसे तो बच्चे को लगता है जनता, पब्लिक मतलब जनता, लेकिन यहाँ पर पब्लिक का मतलब लिख लो कि पब्लिक का मतलब है ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी कि पब्लिक का यहाँ पर मतलब है सारे इकोनॉमिक यूनिट, सब कुछ। और सारे इकोनॉमिक यूनिट्स मतलब लिख लो ब्रैकेट में, इंडिविजुअल्स वो तो ही हैं, कॉमा फर्म्स भी हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस भी हैं। मतलब एक तरह से वाइडर टर्म है ये। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि जनता, तो पब्लिक का मतलब जनता तो है ही है, फर्म्स भी हैं, कंपनियां भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सब हैं। मतलब बेसिकली जिसके पास भी पैसा है वो पब्लिक है, एक्सेप्ट जो मैडम ने बोला, लेकिन दो लोगों को नहीं लेना इसमें, एक्सेप्ट। तो इसमें हम किनका पैसा नहीं काउंट कर रहे, प्रोड्यूसर्स का, प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, जो मनी के उत्पादक हैं हम उनका पैसा काउंट नहीं करेंगे। तो ये आप ब्लॉक बना लेना, एक्सेप्ट। हाँ, तो अब आपसे वो तो पूछूंगा कि प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी मतलब कौन है। हाँ, तो उसकी टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट वाली लिखते हैं। तो एक को बोलते हैं गवर्नमेंट और एक को बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। तो इनके पास जो पैसा है वो नहीं काउंट करेंगे, इनके पास जो पैसा है हम वो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो पैसे के प्रोड्यूसर है, ये तो पैसे को बनाते हैं, जो हम अभी सीखेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे आज, इशू करते हैं या कुछ भी कह लो, या पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसे की फैक्ट्रियाँ हैं, तो हम इनका पैसा काउंट नहीं करते, इनको हम पब्लिक में नहीं मानेंगे। पब्लिक का मतलब बस हमारा है बेसिकली इंडिविजुअल्स या फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस, लेकिन गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम को कंसिडर नहीं करते। और यहाँ पे गवर्नमेंट के नीचे भी आप मेंशन कर लेना कि भाई गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि बस गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, गवर्नमेंट का मतलब आप लिख लो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, कॉमा स्टेट गवर्नमेंट, कॉमा लोकल बॉडीज एटसेट्रा, मतलब जो भी संस्कारी संस्था हो, कोई भी। तो गवर्नमेंट का मतलब सारे आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, कोई भी, जुडिशरी बॉडी, कोई भी। और बैंकिंग सिस्टम कहने का मतलब है वो भी लिख लो। तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब, हाँ, आरबीआई भी और ऑल कमर्शियल बैंक्स भी। तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब है आरबीआई भी। तो आरबीआई जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा मतलब हेड होता है आरबीआई। और कमर्शियल बैंक्स मतलब हो गए जो आपके बैंक्स होते हैं जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब। तो बैंकिंग सिस्टम में मतलब आरबीआई और कमर्शियल बैंक, और सरकार में हर तरह की सरकार, तो इनको हम पब्लिक में काउंट नहीं करते। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात है। चलो, तो ये तो था जी आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा, कि भाई आखिर मनी सप्लाई जो है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मनी है क्या एक्चुअल में। तो मनी जो है वो एक्चुअल में ऐसी चीज़ है जो आपकी इकोनॉमिक गतिविधियों को प्रभावित करेगी। और मनी सप्लाई को हम M1, M2, M3 कह सकते हैं, कुछ भी, ये छोटी डेफिनेशंस हैं। और बाकी मनी सप्लाई का मतलब है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी पब्लिक के पास कितना है, और पब्लिक का मतलब है सभी लोग या फर्म्स या इंस्टीट्यूशन सिवाय सरकार के और बैंकिंग सिस्टम के। तो यहाँ तक ओके हो गया भाई। अच्छा, तो अब आप देखो जी मेन पॉइंट नंबर 2, एक छोटा सा पॉइंट है, इसका नाम है रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। तो दो रैशनल्स हैं बस हमारे, कि भाई हम मनी सप्लाई को क्यों मेजर कर रहे हैं, क्यों हमारा दिमाग खराब हुआ, लोगों का पैसा काउंट करने की हमने क्यों सोची। तो रैशनल बिहाइंड या रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई का मतलब है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, मनी सप्लाई को मेजर क्यों करा जा रहा है, बाकी कंट्री क्यों कर रहे हैं। तो लिख लो, पहला है इट फैसिलिटेट्स एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स in order to provide a deeper understanding of the clauses of money growth, तो अभी समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और सेकेंड एरो में द सेंट्रल banks all over the world adopt monetary policy to stabilize price level and GDP growth by directly controlling the supply of money, तो इसमें हाईलाइट कर लेते हैं कुछ मेन बातें। तो सेकंड पॉइंट में तो आप कर लो टू स्टेबलाइज प्राइस लेवल और जीडीपी ग्रोथ को, और पहले में कर लो एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स।
तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये, तो मतलब कुछ है ही नहीं, एक तरह से पॉइंट ही नहीं है तो, कि रैशनल क्या है, या हम मनी सप्लाई जो कर रहे हैं काउंट या मेजर कर रहे हैं, तो रैशनल क्या है, बहुत ही सिंपल रैशनल है किसी भी देश के लिए कि क्यों मनी सप्लाई को वो मेजर करता है। तो पहला तो लिखा है कि भाई देश को ये पता लग जाता है कि हमारा मॉनेटरी डेवलपमेंट कैसा है, उसका एनालिसिस हो जाता है। मॉनेटरी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि भाई हमारे देश में मनी अगर बढ़ रहा है तो फिर आरबीआई या सरकार उस हिसाब से कुछ निर्णय ले सकती है। तो हमारा मॉनेटरी डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इस बात का एनालिसिस किया जा सकता है। अगर मान लो सरकार को यही ना पता चले कि देश में पैसा कितना है तो फिर सरकार पॉलिसी नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट, है ना। तो इससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे मनी ग्रोथ की, कि कितना पैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव भी सिंपल है कि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स क्यों बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, टू स्टेबलाइज प्राइस लेवल। अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई तो भी सेंट्रल बैंक एक्शन लेगा, अगर महंगाई बहुत कम हो गई तो भी सेंट्रल बैंक एक्शन लेगा। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स क्यों बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए और जीडीपी की ग्रोथ के लिए। तो समझ आ गया, तो सिंपल पॉइंट्स, तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ये काफी चटपटा पॉइंट है, ये आपने थोड़ा थोड़ा शायद पहले पढ़ रखा होगा 12th क्लास के अंदर। इसका नाम है सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, आखिर मनी सप्लाई के स्रोत क्या है, कहां से आ रहा है पैसा। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, तो बताओ दो सोर्सेज क्या हैं, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। तो दो ही मेन सोर्स हैं, तो दोनों के बारे में हम लिखते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, ए करके लिखते हैं सेंट्रल बैंक, है ना। तो पहले थोड़ा सा सेंट्रल बैंक के बारे में लिख लेंगे, फिर कमर्शियल बैंक के बारे में लिख लेंगे। तो दो सोर्सेज हैं मेनली मनी सप्लाई के, तो ए करके आप लिख लो सेंट्रल बैंक। तो पहले हम इसके बारे में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना फर्स्ट एरो डाल के, सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी नोट्स। सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी नोट्स, तो ये बात तो सबको पता ही होगी शायद कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो इशूइंग अथॉरिटी है, तो वो करेंसी नोट्स को इशू करता है, नोट छापता है। सेकंड एरो, पेपर करेंसी इज सच अ रिप्रेजेंटेटिव मनी, कॉमा, एंड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट को आप हाईलाइट कर लेना, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लाइबिलिटी है। क्या कह रहे हो सर, तो पेपर करेंसी जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव मनी है। पहले तो ये समझा देता हूँ रिप्रेजेंटेटिव मनी का क्या मतलब है। तो आपके पास अगर 100, 500, 50 का नोट होगा तो उसको या तो इमेजिन कर लो, उस नोट को अभी देख भी सकते हो। तो वो जो कागज़ का टुकड़ा है, तो ये पहले भी शायद बात हुई थी, वो वैसे कागज़ का टुकड़ा की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती, वो तो कितने का कागज़ होगा, 50 पैसे का, है ना। वो तो लेकिन वो तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगर मान लो ग्रीन कलर का नोट है तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 500 लेट से। रेड कलर का नोट है तो वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर का नोट है तो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पेपर करेंसी होती है वो तो एक तरह से कैसी मनी है, रिप्रेजेंटेटिव मनी है तो वो कागज़ का टुकड़ा ही ना। लेकिन आगे लिखे एंड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो एक लाइबिलिटी है। वो भी अगली लाइन में समझाऊंगा क्यों ऐसा लिखा। तो पहले आप लिखो नेक्स्ट लाइन, इट इज अ लाइबिलिटी of the central bank and an asset of the holding public. It is a liability of the central bank को अंडरलाइन कर लेना, and asset of the holding public। बाकी सेंट्रल बैंक के नीचे छोटा सा एरो डाल के लिख लेना, सेंट्रल बैंक को सोवरेन भी कहते हैं, SOVEREIGN। ये एक पुराने जमाने का शब्द है सोवरेन। सोवरेन शब्द का तात्पर्य क्या है, किंग, राजा, सम्राट। एक बहुत पुराने जमाने का शब्द होता है सोवरेन। तो अब आज तो किंग राजा वाली बातें हट गई हैं, आज तो कोई सम्राट नहीं है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का दादा कौन, आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक के लिए इसलिए सोवरेन वर्ड भी यूज कर देते हैं। तो आज आप कहीं पर भी सोवरेन वर्ड देखो तो ये एक तरह से किंग को रिप्रेजेंट करने की बात कही जाती है, तो ये शब्दावली का भी उपयोग हो जाता है कभी कभी। खैर, तो अब ये लाइबिलिटी का चक्कर समझाओ सर हमको। चलो तो अब देखो जी बड़े ध्यान से, तो आपके पास अभी कोई है नोट 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 20000 का, तो जिसके पास जो भी नोट हो अगर वो उस नोट पे देखो, अगर है तो जल्दी से, यहाँ ऐसा कुछ लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। आरबीआई के दस्तखत होते हैं, मतलब गवर्नर के, है ना जी। अगर है नोट तो देख सकते हो आप। है किसी के पास नोट? मेरे पास तो नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। तो आपको उस नोट पे ऐसा अंग्रेजी दिख जाएगी, ठीक है। तो उसका हिंदी में अर्थ ये है, उसका हिंदी में अर्थ ये है कि आरबीआई के गवर्नर साहब जो है ना वो आपको वचन दे रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर साहब जो है वो आपको एक प्रॉमिस दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि ये कागज का टुकड़ा तुम ले आओगे अगर मेरे पास, मतलब ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, इस पे आपका नाम लिखा है, देखो आपका नाम तो नहीं लिखा ना, ये तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है भाई, जिसके पास ये कागज वो मालिक। तो आरबीआई के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जिसके पास ये कागज होगा ना मैं उसको 100 रुपये दूंगा, बस ये कागज इसलिए 100 रुपये की वैल्यू के साथ चल रहा है, आप खुश हो रहे हो 100 रुपये, है ना। तो ये मतलब है, तो एक्चुअल में आरबीआई जो है वो इस पे प्रॉमिस दे रही है आपको कि जिसके पास ये कागज होगा दैट मींस ही इज होल्डिंग 100 रुपये, ही इज होल्डिंग अ वैल्यू ऑफ 100 रुपये। तो आरबीआई के नजरिए से ऐसा प्रॉमिस देना, तो आप तो अकाउंट्स के बच्चे भी हो, तो ये एक तरह से बिल्स पेबल की तरह बन गया इसके लिए, क्योंकि ये तो प्रॉमिस दे रहा है ना कि आई विल पे यू। तो आरबीआई के लिए क्या है ये कागज, लायबिलिटी। लेकिन आपके पास ये नोट है, आपके लिए बिल्स रिसीवेबल की तरह बन गया, तो आपके लिए क्या है ये एसेट। तो ये लाइन का ये मतलब है, तो समझ आ गया। तो ये लाइन बेसिकली इसलिए ऐसी लिखी गई है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट एरो,
नेक्स्ट एरो में लिखा है हाई पावर्ड मनी issued by monetary authorities is the source of all other forms of money। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप चाहे हाईलाइट कर सकते हो हाई पावर्ड मनी, इसका फॉर्मूला आपको अभी आगे लिखवाएंगे। लेकिन हाई पावर्ड मनी वो होता है जो एक तरह से आरबीआई इशू कर रहा है या आरबीआई बना रहा है और उसी से सारे फॉर्म्स ऑफ मनी उत्पन्न होते हैं। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि भाई हाई पावर्ड मनी जो है ये वो मनी है जो सारे ही फॉर्म्स ऑफ मनी का स्रोत है, सोर्सेज ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इसका एक सिंबल होता है वैसे तो हाई पावर्ड मनी का, हम आगे तो पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अगर है किसी बच्चे को पता तो बताओ भाई। एच, बिल्कुल सही, कैपिटल एच। तो ऐसे बना लो, फिर बाद में भी आएगा फॉर्मूले में। तो हाई पावर्ड मनी जो आरबीआई इशू करती है तो एक्चुअल में वो सारे ही मनी के फॉर्म्स का स्रोत होता है, सोर्स होता है, सब कुछ इसी से बनता है, हाई पावर्ड मनी, एच। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड। अब जो करेंसी इशू करती है सेंट्रल बैंक उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, तो लिखते हैं जी उसको कहते हैं फिएट मनी, उसको कहते हैं फिएट मनी। तो करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक उसको कहते हैं फिएट मनी। तो ये जो आप 100 का नोट, 500 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, जो नोट्स देखते हो आप करेंसी, ये करेंसी नोट्स को हम फिएट मनी भी कह सकते हैं। अब इसमें फिएट वर्ड का क्या मतलब है वो समझा देता हूँ, क्यों इसका नाम फिएट पड़ा। फिएट का मतलब होता है आदेश, यानी कि ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। तो जो मनी मतलब सरकार के या अथॉरिटी के आदेशों से चल रहा है उसको फिएट मनी कहते हैं। तो नोबडी कैन रिफ्यूज इट। तो मान लो मुझे आपसे पैसे लेने 10,000 रुपये लेट से, और आप 500 के नोट ले आए मेरे पास, तो मैं मना नहीं कर सकता। मतलब मैं कर दूं मना और आप मान जाओ तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर मैं मना करूं तो कहीं ना कहीं मैं अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन कर रहा हूं। तो ये मनी फिएट मनी होता है। तो फिएट मनी का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि एक दूसरा मनी भी होता है जो बिना अथॉरिटी के, वैसी नॉलेज के लिए बता देता हूं यहाँ पे, उसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। वो ऑर्डर से नहीं चलता, वो सिर्फ भरोसे पर चलता है। जिसमें मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, वो मदर डेयरी की पर्ची वाला। उसमें उसका और मेरा भरोसा है, बस उसने 5 लिख के दे दिया कागज में, मैं मान गया कि यहाँ 5 है ना। लेकिन ये भी उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। आरबीआई के पास ले जाऊंगा वो पर्ची कि गवर्नर जी लाओ 5 रुपये दे दो, तो कहेगा क्या लिया है, तो वो नहीं चलेगा। तो फिड्यूशरी मनी जो होता है वो मतलब ऑर्डर से नहीं चलता, वो होता है जो भरोसे पर चल रहा है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। जैसे उसका एग्जांपल चेक भी हो सकता है ना, चेक भी हो सकता है। तो मैं चेक लेने से मना कर सकता हूँ, मैं चेक लेने से मना कर सकता हूँ, वो फिएट मनी शायद नहीं होगा क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी से इशू नहीं होगा, वो तो बैंक इशू कर रहा है। वो तो आपका भरोसा है बैंक पे, तो आप भी मान गए मैं भी मान गया, तो हमारी आपस की बात है। लेकिन आरबीआई ने वो इशू नहीं करा। तो समझ गए, फिएट मनी मतलब ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट एरो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है पर पहले लिख लो। द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉमा in fact a liability of the central bank and the government तो इतनी लाइन तो आपको भी पता चल चुकी है कि जो करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक वो एक लाइबिलिटी है सरकार के लिए और सेंट्रल बैंक के लिए, फुल स्टॉप। देयरफॉर इन प्रिंसिपल कॉमा इट मस्ट बी backed by an equal value of assets, mainly in form of gold and foreign exchange reserves, full stop। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इसी के नीचे, in practice comma however most countries adopted, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम wherein the central bank is empowered to issue currency to any extent by keeping only certain minimum reserve of gold and foreign securities, तो इसमें पहले हाईलाइट कर लेते हैं मुद्दे की बातों को। तो एक तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को कर लेते हैं और ऊपर वाले पॉइंट में बैक्ड बाय इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट्स को कर लेते हैं।
बाकी गोल्ड को अंडरलाइन कर लो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो वैसे तो मुझे लगता है कई बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी चलो। तो बच्चा कहता है कि सर आरबीआई नोट छाप रही है, तो वो फिर अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप के दे देती सबको, है ना? ऐसा प्रश्न बच्चे के मन में कई बार आता है जब वो छोटा होता है कि गरीबी खत्म करने के लिए आरबीआई नोट छाप के सबको दे दे, हमें भी दे दे सर 2-2 करोड़ रुपए, तो हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसके लिए ये पैराग्राफ है कि भाई द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज अ लाइबिलिटी। तो आपने पहले पढ़ लिया था, है ना? ऊपर के डायग्राम में भी था कि भाई वो प्रॉमिस कर रहा है मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। तो भाई आप किस मतलब बुनियाद पर लाइबिलिटी बनाओगे अपनी? ऐसे तो मैं भी लिख के देता हूँ मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ तो बैकिंग होनी चाहिए ना। तो आरबीआई भी इस बात का ध्यान रखता है कि अगर मैं नोट छाप रहा हूँ, मतलब मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसकी बैकिंग तो हो कुछ मेरे पास, उतने एसेट्स तो हो मेरे पास या देश के पास। तो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक उतनी ही लाइबिलिटी क्रिएट करेगा जितने एसेट्स उसके पास है, जितने एसेट्स की बैकिंग उसके पास है। वो एसेट्स की बैकिंग जनरली गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में मानी जाती है, क्योंकि गोल्ड एक मतलब आज भी यूनिवर्सल नेचुरल मतलब स्केर्स रिसोर्स है जिसकी वैल्यू मानी जाती है। तो अगर कंट्री के पास गोल्ड है, आरबीआई के पास गोल्ड है, मतलब एसेट है, तो उस एसेट की बैकिंग पर ही आप लाइबिलिटी क्रिएट करो, है ना? मतलब वही कि भाई आपके पीछे आपके 4 बड़े भाइयों की बैकिंग है, तभी तो आप मोहल्ले में गुंडाई दिखाओगे अपनी, नहीं तो आप ऐसे हवा में बातें करने लगोगे तो फिर क्या होगा? एक दिन पिट के आ जाओगे। तो यही मतलब है ना भाई, आरबीआई भी कितनी लाइबिलिटी क्रिएट करेगा जितनी उसके पास क्या है, बैकिंग है। किस चीज की बैकिंग है? गोल्ड की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। लेकिन प्रैक्टिकली हर देश ये फॉलो नहीं करता, है ना? और आप भी जीवन में नहीं करते। आपके पास बैकिंग अगर कम भी होती है तब भी आप गुंडाई तो ज्यादा दिखा के आते हो मोहल्ले में। तो यही प्रैक्टिकली भी होता है देखो, लेकिन इसका एक सिस्टम बना रखा है कि भाई ठीक है कुछ तो होना चाहिए। तो देखो लिखा है इन प्रैक्टिस मोस्ट कंट्रीज एडॉप्टेड अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम वेयर द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट। कह रहा करो इशू जो करनी है, जितनी करेंसी इशू करनी है करो, लेकिन बाय कीपिंग ओनली सर्टेन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। कुछ तो बैकिंग आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली आरबीआई या मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक कुछ बैकिंग अपने पास रखता है, या जो भी मिनिमम रिजर्व चाहिए उतनी रखता है, और जितने नोट्स जरूरी होते हैं इकोनॉमी के लिए उतने छाप देता है। तो ये मतलब है इस पॉइंट का। तो समझ आ गया पूरे पॉइंट का कंटेक्स्ट क्या है? तो नोट छापना एक्चुअल में तो एसेट्स के ऊपर निर्भर करेगा कि किसी भी कंट्री के पास कितना गोल्ड या कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और प्रैक्टिकली लेकिन ज्यादातर कंट्रीज एक मिनिमम सिस्टम फॉलो करते हैं रिजर्व का। तो कुछ मिनिमम एसेट्स उनके पास होते हैं और उसके अगेंस्ट जितने मन चाहे नोट्स छाप लेते हैं, तो इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कह देते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, तो ये तो हो गया आपका आरबीआई के बारे में, मतलब पहला सोर्स ऑफ मनी सेंट्रल बैंक ए। अब बी और लिख लेते हैं पहले, फिर इनको वो कर लेंगे। बी का नाम है जी कमर्शियल बैंक्स। अब ये भी सोर्स ऑफ मनी है, ये भी पैसा बनाते हैं, तो इनको भी ब्लॉक कर लेते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो इसमें लिख लो फर्स्ट डाल के, द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी is also determined by the extent of credit created by commercial banks in the country, by commercial banks in the country। इसमें आप हाईलाइट कर लेना क्रेडिट क्रिएटेड को, फुल स्टॉप। money so created by the commercial banks, money so created by the commercial banks is called, तो इसको कहते हैं जी, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, is called क्रेडिट मनी। तो बैंक्स भी इकोनॉमी में पैसा क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक मतलब जितने भी है कमर्शियल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये सब मतलब क्रेडिट क्रिएट करते हैं, जिसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। तो हालांकि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा कि क्रेडिट क्रिएट होता कैसे, लेकिन अगर हल्का फुल्का बेसिक आइडिया आपको याद हो, अगर मतलब 12th का, हाँ, तो बस वो एक जल्दी से ऐसे ही बता देने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि बाद में लिखेंगे दोबारा। लेकिन कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा इसमें काम करते हैं वो, कि भाई मान लो किसी कमर्शियल बैंक के पास एक डिपॉजिट आया 100 रुपये का, किसी आदमी ने 100 रुपये डिपॉजिट कर लिए, हाँ, तो बैंक उसमें थोड़े से रुपए तो अपने पास रोक लेता है एक रिजर्व के तौर पे, लेट्स से 20 रुपये। उसको लगता है कि भाई अगर बाई चांस वो विड्रॉ करने आ गया थोड़े से पैसे तो रख लेते हैं, लेकिन वो रिमेनिंग 80 जो है वो किसी और को लोन के तौर पर दे देता है। लोन का मतलब ही क्रेडिट हो गया एक तरह से, उधार पर दे देता है। अब एज्यूम ये करते हैं हम कि भाई जो भी आदमी 80 रुपये का लोन ले रहा है, वो जो भी खर्चा करेगा या जिसको भी पेमेंट करेगा, तो वो पेमेंट बैंक में वापस से डिपॉजिट बन के आएगी, नया डिपॉजिट बन के आ जाएगी, ऐसा एज्यूम करते हैं, है ना। तो एक्चुअल में होता ये है कि ये 80 रुपये जब स्पेंड होते हैं इकोनॉमी में, मान लो इसने मोमोज खा लिए 80 रुपये के, तो मोमोज वाला जो 80 रुपये जिसको मिले वो बैंक में 80 रुपये डिपॉजिट कर देगा। तो बैंक को इस तरह से क्या होता है, अपने लोन देने से वो पैसा वापस से एक नया डिपॉजिट बनकर बैंक में आ जाता है, फिर वो एक और लोन दे देता है। तो मतलब इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो ये हम पढ़ेंगे तो इसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है बेसिकली ये पैसा क्रिएट जो कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो ठीक है, मतलब याद आ गया थोड़ा थोड़ा, 12th में ऐसा होता था, नहीं भी याद आया तो हम बाद में लिखेंगे वैसे तो। अच्छा जी, तो कमर्शियल बैंक करते हैं क्रेडिट मनी। उसके बाद नेक्स्ट है वो, अब देखो आज के ज़माने में एक नई चीज़ आई है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ made it possible for the development of
न्यू फॉर्म ऑफ मनी दैट इज CBDCs। CBDCs सर ये किस चिड़िया का नाम है? CBDCs तो बताओ है किसी को पता? C मतलब सेंट्रल, B मतलब बैंक, तो सेंट्रल बैंक, D मतलब डिजिटल और C मतलब करेंसीज। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो आजकल RBI जो है या सेंट्रल बैंक जो है फेज्ड मैनर में, फेज्ड मैनर का मतलब है धीरे धीरे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी डिजिटल करेंसियां ला रहे हैं। अब आपको ये पेपर नोट भी रखने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि अभी नहीं है या और चीज़ें आगे कम है, लेकिन प्रॉपर बकायदा CBDCs इशूज होंगे या हो भी रहे हैं, कुछ इस पर डेवलपमेंट चल रही है। तो इसके बारे में एक सेंटेंस लिख लो CBDCs के बारे में, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में, कि भाई RBI डिफाइंस CBDC एज द लीगल टेंडर, लीगल टेंडर को आप अंडरलाइन कर लेना, एज द लीगल टेंडर issued by central bank, issued by central bank in digital form। तो ये करेंसी नोट्स में नहीं छापेगी RBI कि भाई नोट छाप दिए ATM में डाल दिए, नहीं, नोट्स में नहीं छपेगी, डिजिटल फॉर्म में छापेगी RBI। तो मतलब करेंसी डिजिटल फॉर्म में छाप रही है और ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब होता है ये पूरे देश में लीगली वैलिड होगा, ये करेंसी पूरे देश में बिल्कुल चलेगी। तो RBI डिफाइन CBDC एज अ लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। और ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो, शायद आपने सुना हो डिजिटल रुपी, इसको बोलेंगे डिजिटल रुपी, जिसको ई रुपी ऐसा सिंबल भी देते हैं, ई रुपी, डिजिटल रुपी, ई रुपी। तो मतलब RBI नोट छापने की बजाय अब मॉडर्न जमाने में डिजिटल रुपी छापाएगी, ये भी लीगल टेंडर की तरह चलेगा। और एक लाइन और लिख लो, लास्ट एरो, क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज बताओ क्या है? फेस सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव अनसर्टेनिटीज एंड आर, बताओ इंडिया में लीगल है कि नहीं, है या नहीं? तो लिखो एंड आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज करेंसी। फिलहाल RBI ने इसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है करेंसी की तरह फिलहाल, तो ये करेंसी फिलहाल नहीं है भारत में, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज करेंसी। बाकी ब्रैकेट में लिख सकते हो हेंस नॉट कंसिडर्ड एज मनी, हेंस नॉट कंसिडर्ड एज मनी, इसीलिए इसको हम मनी की तरह कंसिडर भी नहीं करते, हेंस नॉट कंसिडर्ड एज मनी। चलो तो पहले इतनी बात एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें ये लिखवा दिया था कि भाई आपके सोर्सेज क्या हैं मनी के। तो मोटा मोटी दो सोर्सेज हैं जो हम अभी थोड़ा सा डिटेल में भी आगे देखेंगे, लेकिन दोनों सोर्सेज क्या क्या हैं? एक तो हो गया सेंट्रल बैंक नोट छाप रही है या मतलब करेंसी इशू कर रही है, और हाई पावर्ड मनी तो हम आगे समझेंगे। खैर बाकी करेंसी जो होती है उसको फिएट मनी कह देते हैं। बाकी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी नोट छाप, वो भी मतलब पैसा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो नोट छाप के पैसा क्रिएट नहीं कर रहे, वो क्रेडिट क्रिएट करके पैसा क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उनके मनी को क्रेडिट मनी कह देंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो हम वैसे बाद में पढ़ेंगे। और आज के ज़माने में CBDCs भी RBI इशू करने लगा है या करेगा कुछ सालों में धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज जो है उनको हम बोल रहे हैं कि फिलहाल करेंसी नहीं माना गया। तो यहाँ तक ओके हो गया?